सरकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से चुनाव इसलिए योगी जी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अयोध्या वासियों को योगी जी का काम पसंद नहीं आया। क्यों पसंद जनता को मोदी जी किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं जो पूरे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ है। पढ़ाई जा नहीं रही है क्योंकि पढ़ाई तो जा ही नहीं रही है। जुबान फिसल गई थी। इन्हों के पार्टी के सभी नेताओं का सब कुछ फिसलता ही रहता है। देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो ये जो 5 किलो गेहूं और ये जो चना दिया जा रहा है, ये किसको दिया जा रहा है? मुकेश अंबानी और टाटा बिरला के घर में गेहूं और चने की कमी हो गई है जो उसके घर में ये 5 किलो गेहूं और चना पहुंचाया जा रहा है क्या? ये बताइए ना। आपने कहा था गरीब नहीं बचेगा, तो अब ये राशन किसे बांट रहे हैं भैया मोदी? करा दे मुकदमा, भिजवा दे जेल। अरे भैया, सच्चाई सच्चाई होती है, उसको तो मानेंगे। वो तो हर किसी के ऊपर मुकदमा कराते फिर रहे हैं। आपको नहीं डर लग रहा है मुकदमा से? नहीं, हम नहीं डरते। हम सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले से डरते हैं, बाकी किसी इंसान से नहीं डरते। हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। तब किसानों के कानून आपने वापस लिए तब वो गलत काम किया, या किसानों के कानून जब लाए तब गलत किया? आप ये तो मानते हो कहीं ना कहीं तो गलत काम किया। इस बात को कौन बताएगा? उन्होंने बताया कभी कि भाई हमारा ये गलती हो गई कि हम किसानों के कानून ले आए गलती से? नहीं, मैं नहीं समझता कि मायावती के साथ बहुत बड़ा जनाधार आज की तारीख में जुड़ा हुआ है। वो जनाधार कई जो दलित लोगों के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ समर्थन में उतरे हैं। और इस बार जो हवा बनी हुई है, मैं अखिलेश यादव का पक्षधर नहीं हूं क्योंकि कई नीतियों में मैं उसका खिलाफत भी करता हूं, लेकिन जो अखिलेश यादव के समर्थन में जो हवा बनी है उसके लिए मैं जरूर एक बात कहूंगा कि बिल्ली के बाकी से चीका छूटा। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिसका फायदा डायरेक्ट जो है अखिलेश यादव को मिलने वाला है, और पूरी लहर जो है अखिलेश यादव के समर्थन में मुझे नजर आती है। अब ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा का दामन छोड़ के मंत्री पद त्याग के अभी अखिलेश यादव के साथ है, उनके साथ एक बहुत बड़ा जनपद है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य को हल्के में मत लीजिए। मायावती के बाद बीएसपी में कहा जाता था कि अगला मुख्यमंत्री कैंडिडेट यही है। इनके साथ केवल ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी एसटी अंबेडकरवाद की भी बहुत सारी वोट इनके साथ है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो ओम प्रकाश राजभर जैसे ग्रासरूट के नेता हैं, वोट उस पे आता है। वोट इस पे नहीं आता है कि किसी की बहू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो उससे उनकी लहर, ऐसे वोट नहीं होता उत्तर प्रदेश। पार्टी से बीजेपी से ये पूछिए कि 4.5 साल गुजरने के बाद आपको बिजली का रेट आधा करने की क्या जरूरत पड़ी? पहली चीज, क्या बिजली का उत्पादन की कीमत कम हो गई है, या आपको बिजली की रेटों में जो है कहीं आपको इनपुट में कॉस्ट में कहीं कमी आई है ताकि तभी आपने कहीं बिजली की रेट कम की है? तो आपने चुनावी जुमले के रूप में आपने बिजली की रेट कम की है, और अगर बिजली की रेट ही आपकी आधी थी तो आपने 4.5 साल तक दुगनी रेट कैसे वसूली? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। चुनावी माहौल बनने लगा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, सभी के कार्यकर्ता ज़मीन पर खड़े हो गए हैं अपने अपने वोटरों को लुभाने में। तो हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी ज़मीनी हालात चल रहे हैं उसको लेकर के आपको क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में ये बताएं कि सभी लोग तो आप कह रहे हैं जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए विधायक थे, इतने दिन कहाँ थे? लोग क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पता है कि बरसाती मेघा के दैया चुनाव के समय उतराए हैं। मतलब बरसात में मेढक जिस तरह उतरते हैं ना, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उतराए हुए हैं। और चुनाव जीतने के बाद, इतने सीटों पे बहुमत पाने के बाद वो नेता जो है दिखे नहीं। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया है, विकास के नाम पे जीरो किया है। हम इसी पे आ रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी हवाएं चली, ऐसे बातें कही गई कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अयोध्या या फिर काशी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने पारंपरिक सीट गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज किया जा रहा है? देखिए, जो अयोध्या और काशी से सोच रहे थे ना, अयोध्या और काशी से इनकी हवा इसलिए निकली कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता जो है निकल के जब सपा में चला जाता है तो ये जो है कुशीनगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ सोचे कि भाई मेरा पूरा तो गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र गया, अब अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पूर्वांचल में इन्होंने गोरखपुर को चूज किया है। मैं राष्ट्र पार्टी से जानना चाहूँगा कि जो ये योगी आदित्यनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ये डिसीजन लिया है कि उनको काशी और मथुरा से ना लड़ा करके उनको वापस उनकी पारंपरिक सीट गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है, तो इसका क्या संदेश किया जा रहा है ज़मीन पे? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से चुनाव इसलिए योगी जी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अयोध्या वासियों को योगी जी का काम पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? उन्होंने राम मंदिर बनाया। बताता हूँ। राम जन्मभूमि के जो महंत हैं, महंत सतेंद्र दास जी, उन्होंने कहा था
कि योगी जी जब आप अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ योगी जी को बता दिया था कि आपका काम, योगी जी का जो काम है वो पूरे अयोध्या वासियों को पसंद नहीं है, आप चले जाइए। महंत इनको मना कर दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि महंत जो थे वहाँ राम जन्मभूमि के सत्येंद्र दास जी, उन्होंने इनको पहले बता दिया था कि अयोध्या से चुनाव मत लड़िएगा योगी जी, नहीं चुनाव हार जाएंगे। अरे मैं साफ साफ योगी आदित्यनाथ जी को कह रहा हूँ, वो गोरखपुर से इसलिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या से चुनाव हार जाएंगे ना तो उनको भारी भारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उनको विधायक बनना है, सरकार आप बनने इस से तरह तो आप रही इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर हो सकती है। करा दे मुकदमा, भिजवा दे जेल। अरे भैया सच्चाई सच्चाई होती है, उसको तो मानेंगे। वो तो हर किसी के ऊपर मुकदमा कराते फिर रहे हैं। आपको नहीं डर लग रहा है मुकदमा नहीं से? नहीं, हम नहीं डरते, हम सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले से डरते हैं, बाकी किसी इंसान से नहीं डरते, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। इंसानों के पास सुपर पावर नहीं है जो उनसे हम डरेंगे। इंसान बिल्कुल हमारी तरह, हमको डर और नहीं लगता। हम सच कहते आए हैं, सच कहेंगे, और सच के खिलाफ जो अगर बोलेगा तो हम उसके खिलाफ जंगे ऐलान क्या आप करेंगे। ये नहीं जान रहे भारतीय जनता पार्टी ने, ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोगों को मुफ्त राशन दिया है? क्या ये सच्चाई बात ए नहीं है? भैया मुफ्त का राशन दे करके, एक बात बताएं आपको, जो मुफ्त का राशन दिया है ना, नमक का पैकेट देखा है? नमक के पैकेट में शीशा निकल रहा है। नमक का पैकेट अभी जितने लोगों के घर में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो राशन एक बार जाके चेक कीजिए कि वो राशन नहीं, जहर दे रहे हैं, जहर। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप? अरे पत्रकार महोदय, मैं आपको आरोप सिद्ध करके भी दिखा सकता हूं, और तमाम ऐसे वीडियो जो है जारी हुए हैं जिसमें मोदी द्वारा दी जा रही राशनों को, जिसमें शीशा निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, हड्डियां निकल रही हैं। आप इसको कैसे गलत कह सकते हैं? खाने वाले लोग जान रहे हैं, जो वो नमक दे रहे हैं, आप उस नमक को देखिए जा करके, उस नमक को देखेंगे, उस नमक में शीशा मिला कर दिया जा रहा है, और नमक नहीं है भैया, पाउडर है, पाउडर है। पाउडर देकर लोगों को जहर देकर वो मारना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं पत्रकार महोदय। आरोप तब लगाया जाता है जब कोई चीजें हो ना हो। ये सत्य है जो उनके ऊपर मैं बता रहा हूं। मोहित शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चाहने वाले हैं ये दावा करते हैं कि हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को उन्होंने रिलीफ किया। वो रिलीफ इस तरह से उन्होंने दिया है कि जो महिलाएं अब तक चूल्हा में खाना बनाया करती थी, उनकी आंखें जल जाया करती थी, हाथ जल जाया करते थे, उनको उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इनकी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है ये? बहुत पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या है? महिलाओं का सम्मान तो मोदी जी आप देख ही रहे हैं। आपने देखा है या मैं दिखा दूं पूरे जनता को? मोदी जी किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, जो पूरे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ हैं। पढ़ाई जा नहीं रही है, क्योंकि पढ़ाई तो जा ही नहीं रही है। उनकी जुबान फिसल गई थी। इन्हों के पार्टी के सभी नेताओं का सब कुछ फिसलता ही रहता है, ठीक है ना? सारे नेताओं का कुछ ना कुछ फिसलता रहता है, और इस बार इनके हाथ से कुर्सी फिसल गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, गलत नहीं बोला मोदी जी ने कि बेटी बचाओ, और इसका जो सही सेंटेंस होता है वो होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाई जा ही नहीं रही है, या तो बेटी जो है उसकी हत्या हो रही है, या बेटी का बलात्कार हो रहा है, या फिर बेटी को जो है उसके साथ में लूटपाट हो रही है, बेटी को मार दिया जा रहा है, बेटी को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मोदी जी जो बोला वो गलत नहीं बोला है। आखिर एक व्यक्ति की जबान पे सच्चाई आई जाती है। मोदी जी ने अपनी जबान पे सच्चाई लेके आए हैं, और उन्होंने जो कहा है आप ये देख लीजिए। अब कोरोना की क्या योगी जी से डील है, या मोदी जी से उसकी भी फाइनेंस वाली कुछ बात हो गई है कि कोरोना फोन करके कह रहा है योगी जी को कि दिन में आप निकल लो, रात में मैं निकलूंगा। मतलब दिन में कोरोना नहीं है और रात में कोरोना दौड़ा दौड़ा आ रहा है। मतलब आप एक बात मुझे बताइए, आप भी समझदार हैं, पूरे देश के लोग समझदार हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के, और उन्हीं को समझाने में मैं और मेरे सारे भाई लगे हुए कोशिश करते हुए। एक बात आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा पब्लिक किसी को काम होता है तो लोग कब निकलते हैं? दिन के दौरान निकलते हैं, दिन के अवसर पे निकलते हैं। तो दिन में काहे लॉकडाउन नहीं लग रहा भैया? मोहित जी हम विकास पे आते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जनता को रिलीफ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? अभी पेट्रोल के रेट जो है कम हुए हैं, इसकी तो आपको इसको लेकर के तो आपको उनकी वाहवाही तो करना ही चाहिए था। मेरी बात सुनिए, और क्या क्या रिलीफ दिया, पहले आपके रिलीफ सुन लें, उसके बाद में बताएंगे। रिलीफ बताइए, पेट्रोल हो गया, और बताइए।
बिजली की कीमतों को उन्होंने आधा कर दिया है। बिजली और बताइए और भी कई तरह के हैं। आप उनका राशन मैनिफेस्टो, पानी जो भी है हाँ बताइए ना, क्या? मैनिफेस्टो आने वाला है। और और भी तो कुछ दिया लोगों को, क्या क्या बांट रहे हैं घर घर? रोजगार दिया है उन्होंने। और क्या दे रहे हैं? राशन भी दे रहे होंगे। हाँ, राशन भी दे रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अब आपने राशन की बात आप ही के मुंह से इस वाले निकलवाना चाहता था। एक बात आप मुझे बताइए, राशन की बात आपने करी, मोदी जी का स्टेटमेंट आपने सुना है? 2000 जो मोदी जी स्टेटमेंट दिया करते थे, उन्होंने कहा था 2022 तक इस देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो ये जो 5 किलो गेहूं और ये जो चना दिया जा रहा है, ये किसको दिया जा रहा है? मुकेश अंबानी और टाटा बिरला के घर में गेहूं और चने की कमी हो गई है, जो उसके घर में ये 5 किलो गेहूं और चना पहुंचाया जा रहा है क्या? ये बताइए ना। आपने कहा था गरीब नहीं बचेगा, तो अब ये राशन किसे बांट रहे हैं भैया? मोदी जी इस बात का जवाब दें। मोदी जी अपनी बातों में आके घिर जाते हैं। दूसरी बात, आपने एक पॉइंट जो उत्तर प्रदेश में वायरल है और सभी पत्रकारों की जबान पर चढ़ा रहता है, राम को लेकर। एक बात आप मुझे बता दीजिए, वो लोग राम को लेने की बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लेकर आएंगे। अरे जो खुद राम के नाम पर आए हैं, उनकी औकात है राम को लाने की, वो राम को लेके आएंगे हैं? राम मंदिर बनवा तो रहे। राम मंदिर बनवाने की औकात भारतीय जनता पार्टी की ना कभी थी, ना है और ना होगी। वरना जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास हुआ ना, देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य है। भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो जितना जहां तक मैं जानता हूं कि राम मंदिर जो बनवाया है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जुडिशरी को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद रखा है, तो मैं कहता हूं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। अब आप मुझे बताइए कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है या राम मंदिर जुडिशरी ने बनवाया है? आप एक चीज़ की तो तारीफ करेंगे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रशासन को संभाला गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संभाला है, जितने भी माफिया थे उनको तो ठोको नीति के तहत ठोक दिया गया। इसकी तो तारीफ आप करेंगे ना? बिल्कुल करूंगा तारीफ। इतना बढ़िया ठोका है कि अपनी अपनी पार्टी में बुला लिए। और आप अगर माफियाओं को ठोक रहे हैं तो अमित शाह जी के शंकराचार्य हैं। अमित शाह जी की तुलना आप शंकराचार्य महाराज से करेंगे? बताइए ना आप मुझे, अमित शाह जी क्या हैं? योगी जी क्या हैं? योगी जी क्या के हैं? मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ जी। हु इज दिस? कौन है ये? आप नहीं जान रहे हैं? नहीं बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं आप तो। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो जानता हूं उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। आप इस नाम से बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं तो ये जानता हूं उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। मैं नहीं जानता योगी आदित्यनाथ। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप किसको कैटेगरी में रखते हैं? आज इसी पे बात कर लें कि योगी कौन सी कैटेगरी में आता है। योगी हो गया, बाबा हो गया, बाबा एक रामदेव हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया। आप मुझे आज यही बता दीजिए कि योगी और बाबा जो ये अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, भैया ब्राह्मण तो हम भी हैं, ठीक है ना? तो आप मेरे नाम के आगे क्या लगाएंगे? बाबा मोहित शर्मा या योगी मोहित शर्मा? क्या अच्छा लग रहा है आपको, ये बताइए। आप बेहुदा ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि आप एक बात बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं आप देश के अंदर? आप कहते हैं कि मुस्लिमों को इज्जत नहीं मिलती है, आप इस देश में इस्लाम के ऊपर बात करते क्यों हैं। नहीं इज्जत मिल रही है? 3 तलाक का कानून तो हटाया ना नहीं, उन्होंने। आप योगी जी के मुंह से सुनिए, योगी जी के मुंह से सुनिए। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के जो मौलाना हैं और भी लोग हैं, उनको वहाँ शक की नज़र से देखा जाता है। आप स्टेटमेंट सुनिए एक बार उठा के। उन्होंने बोला है कि शक की नज़र से देखा जाता है। अगर शक की नज़र से देखा जाता है तो प्रधानमंत्री जी क्या करने जाते हैं? पाकिस्तान में बिरयानी भी खाने जाते हैं, नवाज शरीफ का केक भी कटवाने के लिए जाते हैं, दुबई सऊदी क्या करने जाते हैं? मोदी जी इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब तो दें। और आप एक बात मुझे बताइए, आपके और हमारे धर्म में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सर्वोपरि किसको मानते हैं? ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को। इससे ऊपर तो किसी को नहीं मानते, या मानते हैं? बताइए, किसी को नहीं मानते ना। तो आप एक बात मुझे बताइए कि हर एक आदमी जब उसको दिखता है कि भाई उसके ऊपर कोई समस्या है या वो परेशानी में है, तो वो एक मिनट रुक जाइए, मेरे को उसको कंप्लीट करने दीजिए, तो वो भगवान के पास जाता है। लेकिन जो आदमी भगवान की शरण को छोड़कर मोहमाया में आ गया, जो आदमी मठ में रहा करता था, जिस साधु महात्मा का काम होता है पहाड़ों पर आश्रम में जाके रहना, पैदल नंगे पांव चलना, वो आज ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर और फरारी में चल रहा है, 4-4, 10-10 गार्ड लेके चल रहा है, वो भी गनर लेकर। साधु महात्माओं को अलाउ है? साधु महात्मा कब से ये हिंसा की बात करने लगे? साधु महात्मा के साथ में आप बताइए, ये तो हिंसा की बात करने वाले लोग हैं और इनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर आपने सुना है कभी मुकदमे होते हुए? इस देश के अंदर आप हर किसी को साधु महात्मा की श्रेणी में ले जाते हैं। एक कह दे कि भैया अगर इस देश से जो इस्लाम का समापन हो तो मैं डुबकी ले लूंगा, मैं जल समाधि ले लूंगा।
एक कहता है इस देश के अंदर कि भाई आपने देखा होगा कि बहन बेटियों को लेकर भाजपा पे इतने सवाल उठा रहे हैं कई सारे जो है घोषणाएं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी किया है, जिसमें 300 यूनिट उन्होंने फ्री बिजली देने को भी कहा है। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम सारी पार्टियों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सभी जनता की 15-15 लाख रुपए की कर्जदार पार्टी है। अगर भारतीय चुनावी जुमला था ना, सुनिए, चुनावी जुमला था, सारे ही चुनावी जुमले थे। अगर 100 स्मार्ट सिटी का वादा चुनावी जुमला नहीं होता तो आज यहाँ पर आप हमारे घर में बैठ के इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। 100 स्मार्ट सिटी बन गई होती तो आज हमारे देश में भी कहीं बुर्ज खलीफा बना होता और आप वहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे होते। भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें ही एक जुमला हैं। मैं संजय गर्ग जी से ये जानना चाहूँगा कि डिस्टर्ब मत करिए, इंटरव्यू चल रहा है। मैं संजय गर्ग से ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान बिल जो है उन्होंने वापस ले लिया है, जिसके बाद किसानों का क्या रुख होगा इस चुनाव में? देखिए, किसानों के 3 कानून जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, भारतीय जनता पार्टी क्या मोदी जी जो लेकर के आए थे, एक तो बिना चर्चा के लेके आए थे। सिंगल जो है पर्सन का डिसीजन था, ना कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई, ना कोई जो है संसद में सदन में कहीं चर्चा करवाई, और तीनों कानून किसानों के खिलाफ थोपे गए। जब किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया तो इन किसानों के कानूनों को पहले 1 साल तक तो किसान आंदोलन को लंबा चलाया, 700 किसानों की मौत हो गई। तो नाराजगी दूर कर दी ना? नहीं, मेरी बात सुनिए। और वो किसानों के कानूनों को बिना चर्चा के ही वापस ले लिया। अब आप एक चीज़ बताइए, आप कह रहे थे पहले कि किसानों के कानून इतने अच्छे हैं कि किसान इससे मालामाल हो जाएगा, किसान इससे आज़ाद हो जाएगा, फसल का ढंग का पैसा उसको मिलने लगेगा, यानी किसानों के हित के आप उन कानूनों को बताते थे, इसलिए आप किसानों के कानूनों को लेके आए। तब किसानों के कानून आपने वापस लिए, तब वो गलत काम किया, या किसानों के कानून जब लाए तब गलत किया? आप ये तो मानते हो कहीं ना कहीं तो गलत काम किया। इस बात को कौन बताएगा? उन्होंने बताया कभी कि भाई हमारा ये गलती हो गई कि हम किसानों के कानून ले आए गलती से? नहीं बताया। या उन्होंने ये बताया कि हमने किसानों के कानून गलत वापस ले लिए? ये भी नहीं बताया। तो आप इसको मान के चलिए कि वो जो किसानों के कानून लाए गए थे वो अपने यार दोस्त अडानी अंबानी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लाए गए थे, ये तो मानते हो आप। अभी किसानों का जब प्रेशर पड़ा और पूरा देश का जनमत किसानों के साथ खड़ा हो गया तो इनको मजबूरन, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उनको पता है कि 5 राज्यों में चुनावों में भूखी खानी पड़ेगी, तब किसानों के कानून इन्होंने वापस लिए। और दूसरी चीज़ बताता हूं आपको कि इनका जो इंटरनल जो राइवलरी है आपस की, मोदी और योगी की, वो भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी जी कभी नहीं चाहते कि योगी दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। नहीं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपने मैंने पहले भी बहुत इसका बड़ा जिम्मेदारी से और बड़े विश्वास के साथ इस बात का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि योगी ही हम अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। तो किसानों के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़वाई? किसने चढ़ाई थी? योगी जी ने थोड़ी चढ़वाया है। किसका मंत्री था? किसका मंत्री था? योगी का मंत्री था क्या? किसका मंत्री था? अमित शाह और मोदी का मंत्री था ना। उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर। उसका खामियाजा किसको, उसका डायरेक्ट नुकसान जो है किसको होता है? योगी को होता है ना। तो फिर इसका मतलब वो मोदी और अमित शाह किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या करवा करके अल्टीमेटली वो योगी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हम रविकांत भारती से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में लगातार रह रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो जो किसान बिल वापस लिया गया है और किसानों को मनाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही है, क्या लगता है किसान जो है मान जाएंगे क्या? किसान जो है बार बार एक ही बात कह रहा है कि जो 700 लोगों की शहादत हुई है, जो 700 लोग मरे हैं, उसके लिए दोषी कौन है? और उसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही खफा है। यहाँ तक कि इन किसानों के जेब में अगर पैसे भी डाले भारतीय जनता पार्टी, इन किसानों को और भी अच्छे अच्छे सुविधाएं दे, फिर भी किसान जिस अपने बेटे को खोया है, कोई अपने चाचा अपने बाप को खोया है, एक किसान जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। तो इसमें ये भी एक बात कही जा रही है कि बहुत सारे लोग जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और किसानों का भी आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2022 में उनकी आमदनी दुगनी हो जाती है। तो क्या लगता है, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या लगता है ज़मीन पे जब जाते हैं आप किसानों से मिलते हैं, क्या उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है? नहीं, आमदनी दोगुनी होने की तो बात छोड़िए, किसान जो है कर्ज में डूब रहा है और किसान जो है बहुत ही खस्ते हालत में है। मैं जो है मिर्ज़ापुर और बनारस के पास एक रोड है कचवा रोड, उस मंडी के आसपास के किसानों से मैं जब जाके मिला, वहाँ के किसान
मतलब उनकी कमर टूट चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपना डे टू डे एक्सपेंसेस और जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए भी बिजली फ्री देंगे। इसका क्या असर होगा? देखिए, फ्रीबीज जो अखिलेश यादव ने कहा है वही जैसे, हाँ इसको फिर से मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। फ्रीबीज जो अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट और प्लस किसानों की सिंचाई ये सब फ्री देंगे, तो देखिए दिल्ली जो है ना, दिल्ली से लगा ही हुआ ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू होता है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक काम को किया है और जब वही बात ये रिपीट करेंगे तो लोग पर्सनल बेनिफिट के तहत जो है वो अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे और किसान भी अखिलेश यादव की तरफ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये भी चुनावी जुमला साबित हो जाएगा? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में मैं कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक चीज बता दूं कि इन्होंने लैपटॉप बांटने की वादा किया था, लैपटॉप बांटा। और उत्तर प्रदेश में मैं तो ग्रास रूट में जा रहा हूं, मैं कोई पर्सनल अपना कमेंट नहीं कर रहा हूं, ग्रास रूट में लोगों से सुनने को मिल रहा है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जो भी वादा करती है उस वादा को पूरा जरूर करती है। इस चुनाव में आप किसको लड़ाई में देख रहे हैं? क्योंकि इस बार 4 पार्टियां मैदान में हैं जो मुख्य रूप से है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दल हैं। तो मुख्य लड़ाई आप किसके बीच में देख रहे हैं? मुख्य लड़ाई तो मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि बीजेपी और अखिलेश यादव में जो है चुनावी जो लड़ाई नज़र आती है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे मुझे नज़र आती है और बाकी AIM जो भी है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और आप जानते हैं दलितों का बहुत बड़ा जनाधार मायावती के साथ आज भी इंटैक्ट है। नहीं, मैं नहीं समझता कि मायावती के साथ बहुत बड़ा जनाधार आज की तारीख में जुड़ा हुआ है। वो जनाधार कई जो दलित लोगों के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ समर्थन में उतरे हैं और इस बार जो हवा बनी हुई है, मैं अखिलेश यादव का पक्षधर नहीं हूं क्योंकि कई नीतियों में मैं उसका खिलाफत भी करता हूं, लेकिन जो अखिलेश यादव के समर्थन में जो हवा बनी है उसके लिए मैं जरूर एक बात कहूँगा कि बिल्ली के बागी से चीका टूटा। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिसका फायदा डायरेक्ट जो है अखिलेश यादव को मिलने वाला है और पूरी लहर जो है अखिलेश यादव के समर्थन में मुझे नज़र आती है। वो आप क्या पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं अखिलेश के समर्थन? आप कैसे कह सकते हैं? पॉजिटिव कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग पॉजिटिव अबाउट अखिलेश यादव, लेकिन जो हवा बनती है ना, आप एक चीज़ बताइए, इससे पहले योगी बड़े अच्छे बहुमत से जो है सत्ता में आए ना, तो क्या उन्होंने अच्छा कर दिया? कुछ नहीं किया। एनकाउंटर को लोग तारीफ बता रहे हैं कि साहब आप खुद ही बता रहे थे कि अपराध पे जो है कंट्रोल कर लिया। आप एनकाउंटर करने को अपराध पे नियंत्रण बता रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो है ज्यादती हो गई कानून के साथ और संविधान के साथ। संविधान में, कानून में ये कहीं किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि आप अपराधी का एनकाउंटर कर दीजिए, रात में किसी की लाश जला दीजिए, किसी की गाड़ी पलटवा के, जो दुबे था ना, विनोद दुबे क्या नाम था उसका, उसकी आपने हत्या करवा दी। और ये बड़ा सारा सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट। अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो जो है बीजेपी में शामिल हो गई, तो इसका क्या असर जाएगा? समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, जो चुनाव डिपेंड करता है ना ये ग्रास रूट के राजनीति पे, ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर। अब ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा का दामन छोड़ के मंत्री पद त्याग के अभी अखिलेश यादव के साथ हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा जनपद है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य को हल्के में मत लीजिए, मायावती के बाद बीएसपी में कहा जाता था कि अगला मुख्यमंत्री कैंडिडेट यही है। इनके साथ केवल ओबीसी ही नहीं बल्कि SC ST अंबेडकरवाद की भी बहुत सारी वोट इनके साथ है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो ओम प्रकाश राजभर जैसे ग्रासरूट के नेता हैं, वोट उस पे आता है, वोट इस पे नहीं आता है कि किसी की बहू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो उससे उनकी लहर, ऐसे वोट नहीं होता उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैं रवि जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात पे एक चीज़ के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आपने कोट किया था कि भाई 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, और जो योगी ने कहा है अभी जो किया है, बिजली का रेट मेरे ख्याल में यूपी में आधा कर दिया। तो आप एक चीज़ बताइए, आप पत्रकार हैं, कभी आप इनके पार्टी से, बीजेपी से ये पूछिए कि 4.5 साल गुजरने के बाद आपको बिजली का रेट आधा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहली चीज़, क्या बिजली का उत्पादन की कीमत कम हो गई है, या आपको बिजली की रेटों में जो है कहीं आपको इनपुट में, कॉस्ट में कहीं कमी आई है, ताकि आप तभी आपने कहीं बिजली की रेट कम की है? तो आपने चुनावी जुमले के रूप में आपने बिजली की रेट कम की है, और अगर बिजली की रेट ही आपकी आधी थी तो आपने 4.5 साल तक दुगनी रेट कैसे वसूली? तो इस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, इसका भी खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। आप इस चीज़ को तय मान लीजिए। और जो अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, तो वो तो चुनाव से पहले कह रहा है,
वो तो आराम से दे सकता है। आज पहले एक चीज़ बताइए, केजरीवाल से भी लोग पूछते थे ना, ये कैसे बिजली फ्री दे देगा, ये कैसे पानी फ्री दे देगा। दे रहा है ना दिल्ली में, पिछले कितना दूसरा टेन्योर चल रहा है उसका, वो दे रहा है आराम से और आगे भी देता रहेगा। तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव भी आराम से देगा, मुझे तो कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनको छोड़ दिए हैं, लेकिन कई सारे जो ओबीसी के बैकवर्ड के जो नेता हैं आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। चाहे आप संजय निषाद को देख लीजिए, आप अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, तो क्या लग रहा है कि जो ओबीसी वोट है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हटने पे जो आप संजय निषाद की दुहाई दे रहे हैं, संजय निषाद की राजनीति शुरू हुई थी, विजय मिश्रा इनके पार्टी से एक विधायक जीते थे, वहां से इनकी राजनीति शुरू हुई थी। और अभी मैं बता दूं कि आप ज्ञानपुर चले जाइए, भदोही चले जाइए, जो बिंदु का बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे वीआईपी पार्टी लोग चिल्लाने लगे हैं। मतलब संजय निषाद जी का वहां पे 20% ही वोट बचा है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि ये निषाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रमेश बिंद आज जो है वीआईपी पार्टी के साथ घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बिंदु का 80% वोट जो है संजय निषाद के साथ नहीं है। संजय निषाद सपा के साथ जरूर आता, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? वो समझ रहा है कि मेरे पास तो वोट है नहीं और सपा मुझे कुछ देगी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता निकल गए हैं, तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी मुझे 2 के बदले 15 सीट देगी, तो चलो इसी के साथ साथ बनाए रखते हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो कोई निषाद बड़ा चेहरा नहीं है ना? समाजवादी पार्टी के पास निषाद बड़ा चेहरा नहीं है। काजल निषाद जो है फेसबुक के माध्यम से अपना आवाज़ उठाती रही है और उन निषादों का एक चेहरा बन के उभर रही है। तो काजल निषाद को भी आप निषाद मानेंगे। और ऐसे समाजवादी पार्टी में आपको बता दें, पिछली बार ज्ञानपुर से रामरती बिंद, वो बिंद भी क्या है, वो भी केवट मल्लाह और बिंद, यही सारा वोट। तो अखिलेश यादव की जो ग्रास रूट की राजनीति है, वो समझ लीजिए कि उसमें जो है बिंद और निषादों का बहुत सारे नेता हैं और जिसका लाभ अखिलेश यादव को सीधे तौर पे मिलेगा।